दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार मौर्य आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं मैथ मनोरंजन की क्लास में। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं विटामिन्स के विषय में। विटामिन्स, कितनी विटामिन्स होती हैं और उनसे क्या समस्याएं हो सकती हैं, उन विटामिन्स के रासायनिक नाम और उन विटामिनों को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उनको हम कहाँ कहाँ और किन किन चीज़ों को खाएं तो विटामिन हमें मिल सकती हैं। और इन्हीं के साथ में लाया हूँ पाचक रसों के बारे में जानकारी, यानी हमारे शरीर में कितने पाचक रस हैं और पाचक रस से कौन सा एंजाइम और या कौन सा रस निकलता है, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी देने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। और इस वीडियो को आप देख करके आपके जेहन में विटामिन से लेकर के या पाचक रस से लेकर के कोई प्रश्न बाकी नहीं बचेगा। और वीडियो भी बहुत लंबी नहीं है, केवल 17 मिनट की वीडियो है। 17 मिनट भी कंप्लीट नहीं होगा, 16 से 17 मिनट ही समझिए, 17 मिनट में पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैथ एजुकेशन सेंटर नर्सरी टू क्लास 10, ये मैं बच्चों को यहाँ पढ़ाता हूँ और साथ में हर तरह के कंपटीशन यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करवाता हूँ। और साथ में इसमें विद्या ज्ञान और नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में जो बच्चे पढ़ना चाहें उनके लिए भी लाया हूँ और अपने पाल्य को यहाँ पर शिक्षित करवा सकते हैं। और जैसा कि ये फिर एक बार सेंटर का ही नाम आ गया है, गुरुजी मैथ एजुकेशन सेंटर, कॉन्टेक्ट मी फॉर योर चिल्ड्रन टू डू वेल इन द हिज क्लास, यानी विद्या ज्ञान और नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में अपने पाल्य के लिए 100% निश्चित सफलता पाने के लिए विशिष्ट शिक्षा हेतु संपर्क करें। तो और ये नंबर हमारा दिया हुआ है, इस नंबर पे आप संपर्क करके अपने बच्चे को अगर जो अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं, उसके क्लास में उसको टॉपर बनाना चाहते हैं, हर बार हर क्लास में वो टॉपर बने, तो आप मुझसे संपर्क जरूर करें। तो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और यह नींबू, आंवला, मौसमी, संतरा, हरी सब्जियों, रसीले फल और शिमला मिर्च इत्यादि में अच्छी मात्रा में मिलता है। यह क्रेब्स चक्र में सहायक कोलेजन तंतुओं के रूप में अंतराकोशिकीय मैट्रिक्स बनाता है और अस्थियों का निर्माण करता है। विटामिन सी का इसमें भी महत्वपूर्ण रोल होता है। इसकी कमी से स्कर्वी निर्माण रोग, स्कर्वी नामक रोग, यानी स्कर्वी रोग होता है मसूड़ों से रुधिर निकलने लगता है, यानी खून निकलता है और शरीर के भार में कमी आती है। जब इस विटामिन की आपके शरीर में कमी होगी या किसी के शरीर में कमी होगी तो उसके मसूड़ों से खून यानी पायरिया नामक रोग हो जाता है, पायरिया जिसको कहते हैं मसूड़ों में, वो हो जाता है और शरीर के भार में कमी भी आती है। आगे चलते हैं, विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है और ये है यकृत, मांस, मछली, दूध, अंडा इत्यादि से मिलता है। यह है लाल रुधिराणु तथा न्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण में सह एंजाइम का कार्य करता है। इसकी कमी से रुधिर की इसकी कमी जब हो जाएगी तो रुधिर की कमी यानी खून की कमी होगा तथा तंत्र में गड़बड़ी होती है। जब विटामिन B12 की कमी होती है तो रुधिर यानी शरीर में खून की कमी हो जाती है। फिर चलते हैं विटामिन B6। इसका अगर जो रासायनिक नाम की बात करें तो रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन और यह शुष्क फल, दूध, सब्जियों, अनाज, मांस, ईस्ट और मेवा इत्यादि में मिलता है। यह अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन का उपापचय करता है। इसकी कमी से एनीमिया यानी खून की कमी, रुधिर की कमी, एनीमिया नामक रोग हो जाता है, लौह तत्व की कमी हो जाती है शरीर में। और इसकी कमी से डायर्माइटिस यानी चर्म रोग और शरीर का वजन कम होना इत्यादि इसकी कमी के लक्षण होते हैं। जब इसकी कमी होती है तो शरीर का वजन घटने लगता है और डर्मेटाइटिस, ये चर्म रोग है, ये डर्मेटाइटिस नामक रोग हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, विटामिन B5 यानी निकोटिनिक अम्ल, इसको कहते हैं निकोटिनिक अम्ल। ये है मांस, यकृत, यीस्ट, अनाज, दाल तथा मछलियों आदि से मिलता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स तथा अमीनो अम्ल के ऑक्सीकरण में और श्वसन में प्रयोग होने वाले सह एंजाइम का घटक है। इसकी कमी से पेलाग्रा यानी पेलाग्रा रोग हो जाता है, जिसको जैसे पेलाग्रा रोग में जीभ हुआ त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ जाती हैं और पेलाग्रा नामक रोग इसी को कहते हैं। पेलाग्रा नामक जब रोग होता है तो जीभ हुआ त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ जाती हैं।
दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हाई स्कूल की एनसीईआरटी की जो बुक है उनसे इन प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है और बहुत ही विश्वासपात्र प्रश्न है ये। मतलब जो उसमें हाई स्कूल की बुक में लिखा हुआ है उसी के आधार पे एनसीईआरटी की बुक है, जो उसी के आधार पे इन प्रश्नों को बनाया गया है। तो इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है। और आज आपको विटामिन से लेकर के कोई भी समस्या होगी, सभी विटामिनों से लेकर के इस बार वीडियो में हर समस्या का समाधान मिलेगा। हर विटामिन के बारे में आपको इसमें जानकारी मिलेगी। फिर आगे पढ़ते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल इसे कहते हैं। रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है और यह टमाटर, मूंगफली, ईस्ट, दूध, मांस, यकृत, अंडा और वृक्क आदि में मिलता है। यह उपापचय क्रियाओं में सह एंजाइम ए का मुख्य घटक है। इसकी कमी से डर्मेटाइटिस यानी त्वचा रोग, डर्मेटाइटिस इस रोग को भी कहते हैं, त्वचा रोग नामक डर्मेटाइटिस नामक रोग होता है, जो त्वचा का रोग होता है, त्वचा पे दिक्कतें आने लगती हैं, वही ये विटामिन B3 की कमी से होता है। फिर विटामिन B2। विटामिन B2 का जब रासायनिक नाम की बात करें तो राइबोफ्लेविन होता है और यह हरी पत्तियों, ईस्ट, पनीर, गेहूँ, यकृत, मांस आदि से मिलता है। यह अमीनो अम्ल के उपापचय में FAD सह एंजाइम में भाग लेता है। इसकी कमी से किलोसिस यानी होंठ का फटना, ग्लोसाइटिस यानी जीभ में सूजन और डर्मेटाइटिस यानी त्वचा का फटना आदि रोग होता है। विटामिन B2 की कमी से ये समस्याएं आपको होती हैं। जिसकी शरीर में विटामिन B2 की कमी होगी उनके शरीर में ऐसी समस्याएं दिखने को मिलेंगी। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। इसका रासायनिक नाम थायमिन है और यह ईस्ट, मांस, दूध, यकृत, अनाज के छिलके, फलियां और हरी सब्जियों आदि से मिलता है। यह कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचय में सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। इस रोग में तंत्र का तंत्र तथा पेशियां ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती हैं, जिसमें विटामिन B1 की कमी होगी। फिर आगे आते हैं। फिर हमारे इस सेंटर का नाम मैथ एजुकेशन सेंटर। आपके बच्चे द्वारा अपनी कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करवाने के लिए आप मुझसे संपर्क करें। विद्या ज्ञान और नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में अपने पाली के लिए 100% निश्चित सफलता के लिए विशिष्ट शिक्षा हेतु संपर्क करें। संपर्क नंबर आप देख ही रहे हैं 7408522111। माय यूट्यूब चैनल मैथ मनोरंजन विथ अजय सर। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा चैनल आप यदि नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पर अच्छी वीडियो मिलती रहें। लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर आते हैं फोलिक एसिड पे। ये हरी पत्तियों, यकृत, सोयाबीन, अंडा, गुर्दा, ईस्ट आदि से मिलता है। यह न्यूक्लिक अम्लों का उपापचय, शारीरिक वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण करता है और इसकी कमी से एनीमिया इसकी कमी से भी होता है। रुधिर की कमी यानी शरीर में खून की कमी हो जाता है और एनीमिया तथा वृद्धि बाधित होती है। जो शरीर की वृद्धि होती है वो बाधित हो जाती है। फिर विटामिन K, इसको नैप्थोक्यूनान कहते हैं। इसका रासायनिक नाम नैप्थोक्यूनान है और यह सोयाबीन, यकृत, अंडे, टमाटर और हरी पत्तियों आदि से मिलता है। यह रुधिर के थक्का जमने में आवश्यक है एवं यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। इसकी कमी से हेमोरेज जो हो जाता है, हेमोरेज जिसे कहे गए, चोट पर रुधिर का थक्का न जमने से अधिक रुधिर स्राव, हेमोरेज इसे कहते हैं, और ये होता है। और विटामिन K के बाद आगे बढ़ते हैं विटामिन E का रासायनिक नाम टेकोफेराल है और यह अंडे, गेहूं, हरी पत्तियां, मांस, सोयाबीन और अंकुरित अनाज से मिलता है। यह जननिक एपिथीलियम की वृद्धि व प्रजनन में आवश्यक है। प्रजनन के लिए विटामिन E अति आवश्यक है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी एवं पेशियों की दुर्बलता, यानी दुर्बलता में अंगघात होता है। विटामिन E के बारे में ऐसा है और विटामिन E की कमी से ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। फिर विटामिन D की बात करें तो विटामिन D को कैल्सीफेराल, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेराल है। यह हमें सूर्य के प्रकाश, मक्खन, दूध, मांस, मछली का तेल आदि से मिलता है। यह हड्डियों व दांतों की वृद्धि तथा कैल्शियम और फास्फोरस के छोटी आंत में अवशोषण में सहायक है।
इसकी कमी से रिकेट्स यानी जो सूखा रोग हो जाता है, ये बच्चों को होता है। और दूसरा है ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। तो ये ऑस्टियोमलेशिया ज़्यादातर बड़े लोगों को होता है, और रिकेट्स यानी सूखा रोग ये छोटे बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। फिर विटामिन ए, और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ये हमें अंडे, मक्खन, घी, मछली का तेल, यकृत, गाजर तथा हरी सब्जियों से मिलता है। ये नेत्र की शालाओं में रोडाप्सिन का निर्माण तथा एपिथेलियम स्तर में की वृद्धि करता है। और इसकी कमी से जीरोपथैल्मिया, रतौंधी और एपिथेलियम ऊतकों के विकास में कमी होती है इसकी कमी से। तो इसलिए विटामिन ए भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी विटामिन होता है। आगे बढ़ते हैं पाचक ग्रंथियों के बारे में। तो पाचक ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? पाचक ग्रंथियाँ जो 5 होती हैं। तो पाचक ग्रंथियाँ 5 में पहला है पाचक ग्रंथि आंत्र ग्रंथि, यानी आंत में कौन सी ग्रंथि होती है? आंत ग्रंथि जो है, तो आंत ग्रंथि से, इस ग्रंथि से आंत्र रस निकलता है। और इस ग्रंथि से निकलने वाले सभी एंजाइम का कार्य छोटी आंत ही है, यानी छोटी आंत में ही इस ग्रंथि के सभी कार्य होते हैं। इस ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम, पहला एंजाइम है एरेप्सिन। एरेप्सिन यह एंजाइम प्रोटीन के अधपचे अवयव को पचाता है, यानी प्रोटीन जो आपके अमाशय में अधपचा ही रहता है, अधपचा ही आता है अमाशय से आंत में, छोटी आंत में जो आता है वो अधपचा होता है। आधा पचता है, थोड़ा बहुत पचता है और बाकी ऐसे आ जाता है। तो उसको ये पचाने में सहायक है एरेप्सिन। दूसरा एंजाइम है माल्टेज। तो माल्टेज माल्टोज को पचाता है। तीसरा एंजाइम है लैक्टेज। तो लैक्टेज लैक्टोज को पचाता है। तीसरा एंजाइम है सुक्रेज। सुक्रेज जो है ये सुक्रोज को पचाता है। और पांचवा एंजाइम है लाइपेज, और लाइपेज वसा को पचाता है, वसा को पचाता है। फिर पाचक ग्रंथि अग्न्याशय। अग्न्याशय से निकलने वाला रस अग्न्याशयी रस, जो अग्न्याशय से रस निकलता है उसका नाम है अग्न्याशयी रस। और अग्न्याशयी रस से निकलने वाले एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम। तो ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के अवयव को पचाता है। और दूसरा एंजाइम है एमाइलेज एंजाइम। तो एमाइलेज ये एंजाइम मंड यानी शर्करा तथा इसके अवयवों को पचाता है। जो शर्करा है, मंड शर्करा, इसको पचाता है। और लाइपेज एंजाइम इसको पचाता है। इसके बाद लाइपेज एंजाइम भी यहाँ निकलता है। तो लाइपेज एंजाइम वसा को पचाने में सहायक होता है। यहाँ जो आगे उसमें भी निकलता है उसको भी देखा आपने। अग्न्याशय से निकलने वाले सभी एंजाइम का कार्यक्षेत्र ग्रहणी ही है, यानी जो यहाँ से निकलता है वो ग्रहणी, मतलब आंत में ही इसका कार्यक्षेत्र होता है। फिर अगला पाचक ग्रंथि यकृत। यकृत भी हमारा एक पाचक ग्रंथि वहाँ से है, वो भी है। इससे निकलने वाला रस होता है पित्तरस। और यकृत में कोई एंजाइम उपस्थित नहीं होता है, यहाँ से कोई एंजाइम रिलीव नहीं होता है रिलीज। और इसका कार्यक्षेत्र भी ग्रहणी है, यानी आंत ही है हमारा। और इससे निकलने वाला पित्तरस वसा को पचाने में सहायता करता है। और ये क्षारीय होता है पित्तरस। इसका पीएच मान लगभग 8 के बराबर होता है, 8 होता है, 8 के आसपास। और ये इसका जो पीएच मान होता है वो 8 होता है, और ये क्षारीय होता है। फिर होता है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथियाँ, इसमें से जठर रस निकलता है। और एंजाइम की बात करें तो पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। इसका कार्यक्षेत्र की बात करें तो ये अग्न्याशय में कार्य करता है। और पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, और रेनिन एंजाइम दूध को पचाता है, और लाइपेज एंजाइम वसा को पचाने में सहायक होता है। फिर आगे इसी के बारे में बताया गया है कि पाचक ग्रंथियाँ और उनसे निकलने वाले एंजाइम और कार्य, पाचक रस एवं उनके कार्य। लार ग्रंथियाँ, अब एक लार ग्रंथ है। तो लार ग्रंथ में इसमें से लार रस निकलती है, जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और यह मुख गुहा में ही कार्य प्रारंभ करता है, मुख गुहा में ही इसका कार्य हो जाता है। और ये मंड या स्टार्च अथवा शर्करा का पाचन करता है। मंड, शर्करा या स्टार्च, ये तीनों एक ही नाम है, इन्हीं को पाचन करता है आपका एंजाइम, ये लार एंजाइम। इसमें से निकलने वाले टाइलिन। ये देखिए, ये फिगर चित्र जैसा कि आप देख रहे हैं, कर्णमूल लार ग्रंथियाँ कहाँ पर हैं? ग्रसनी, मुख, अधोहतु तथा अधोजीवा लार ग्रंथियाँ जहाँ पर पाई जाती हैं आप देख रहे हैं। और ग्रासनली, जो ग्रासनली हमारे शरीर में पाई जाती है वो अमाशय, अमाशय का फिगर देखिए। अग्न्याशय, बड़ी आंत। आप इस तरह का चित्र देख करके आइडिया भी लगा सकते हैं और अच्छे से जान भी सकते हैं कौन सा
ये रस पाचन तंत्र की जो पाचक तंत्र हैं कहाँ मिलते हैं। मध्यांत्र मतलब छोटी आंत का बीच का भाग, और वही वृद्धांत्र मलाशय और गुदाद्वार परिशेषिका और क्रिनुम परिशेषिका। क्रिनुम मतलब आपका अवशोषी अंग है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इसका रोल नहीं होता है। उंडूक शेषांत्र या इलियम छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग जिसे शेषांत्र या इलियम कहते हैं। आरोही वृद्धांत्र, अनुप्रस्थ बृहदांत्र और ग्रहणी मतलब वही हमारा जो अमाशय से निकल करके हमारी आंत का भाग, पहला भाग वही ग्रहणी में, वहीं से शुरुआत होती है। और पित्ताशय और यकृत मतलब आप समझ रहे हैं, जिगर या यकृत आप देख ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गुरुजी मैथ एजुकेशन सेंटर, आप जो ये पढ़ रहे हैं, मैं सेंटर भी चलाता हूँ, सेंटर पे बच्चों को पढ़ाता हूँ। कॉन्टेक्ट मी फॉर योर चाइल्ड टू डू वेल इन हिज क्लास। विद्या ज्ञान और नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में अपने पाले के लिए 100% निश्चित सफलता के लिए विशिष्ट शिक्षा हेतु संपर्क करें। जैसा कि आप देख रहे हैं और आपने मेरी इस पूरी वीडियो को देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ अगर जो आपको अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। तो विटामिन की और पाचक ग्रंथियों की मेरा ख्याल है जो मैंने इसको पढ़ाया है आपको और बताया है, इससे लगभग पाचक रस या पाचक ग्रंथियों से आने वाली सभी समस्याओं का निराकरण हो गया होगा। और विटामिन से जितने भी प्रश्न बनते हैं लगभग सभी प्रश्नों का समाधान आप लोगों को मिल चुका होगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत